Students, our topic for today is enzymes. Enzymes क्या हैं? They are biological catalyst. Enzymes are biological catalyst. इनको हम कहते हैं कि ये biological catalyst है. Catalyst जनरली केमिस्ट्री का लफ्ज़ है और उसमें catalyst हम उस स्पीशी को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है. ठीक है. अमूमन जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, जिस तरह हम रिस्पायरेशन करते हैं, हमारे फूड की डाइजेशन होती है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर केमिकल रिएक्शंस. अब ये केमिकल रिएक्शंस अगर कैटलिस्ट के बगैर हों तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. इन पे दिन, हफ्ते, महीने लग जाते हैं. लेकिन अगर ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं तो ये बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से सेकंड्स और मिनट्स में हो जाते हैं. तो जिस तरह हम जनरली आउटसाइड द बॉडी हम कैटलिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, इसी तरह हमारे इनसाइड बॉडी में भी रिस्पायरेशन, डाइजेशन, बाकी प्रोसेसेस के लिए कैटलिस्ट बने हुए हैं और उन कैटलिस्ट को कहा जाता है कि ये एंजाइम्स हैं. ठीक है. सो दिस कैटलिस्ट आर एक्चुअली नोन एज एंजाइम्स आर एक्चुअली नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. और ये क्या है? विद द एक्सेप्शन ऑफ सम आरएनए that catalyze their own self cleavage all enzymes are protein in nature. जितने भी enzymes हैं वो usually proteins होते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए होते हैं. एक्सेप्ट राइबोजाइम एक एंजाइम है जो कि आरएनए का बना हुआ है और उसका काम क्या है? सेल्फ क्लीवेज को कैटलाइज करना. यानी जब आरएनए की अपनी क्लीवेज हो रही होती है तो तब ये एंजाइम यूज़ होता है. अच्छा, अब एंजाइम का काम क्या है? दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10 पावर 9 एंड 10 पावर 10 ओवर एन अनकेटलाइज्ड रिएक्शन. यानी अगर एक अनकेटलाइज्ड रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हुआ और वो क्या कर रहा है? वो 10 पावर 9 या वो 1 मिनट सपोज ले रहा है, तो अगर आप उसी रिएक्शन में क्या करेंगे? कैटलिस्ट डालेंगे तो वो रिएक्शन 10 पावर 9 टाइम्स या 10 पावर 10 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा और वो इतनी तेज़ी से होगा. सम कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ओनली वन कंपाउंड. कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो सिर्फ एक ही कंपाउंड को कैटलाइज करते हैं. वो दूसरे जो रिएक्शंस होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, उनको वो कैटलाइज करने की एबिलिटी नहीं रखते. जिस तरह यूरिया है, यूरिया को हाइड्रेट करना, यानी यूरिया और वाटर का जो रिएक्शन है वो कैटलाइज करता है यूरिएज. अब यूरिएज सिर्फ यही रिएक्शन कैटलाइज करेगा, वो किसी दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता. Catalyze reaction of specific type of compounds or bonds. For example, trypsin catalyzes hydrolysis or peptides formed by the carboxyl group of lysine and arginine. लाइसिन और आर्जिनिन दो अमीनो एसिड्स हैं और इनके दरमियान जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जब ये दोनों, सपोज दिस इज लाइसिन एंड दिस इज आर्जिनिन, तो इन दो अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है. अब इस पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है या जो कैटालिसिस है उसको कैटलाइज करना कुछ महसूस किस्म के एंजाइम्स का काम होगा और वो एंजाइम सिर्फ यही वाला काम कर सकेंगे, इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकेंगे. मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. वो किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, इसके अलावा अगर उसका सबस्ट्रेट चेंज कर दिया जाए या रिएक्शन प्रोसेस चेंज कर दिया जाए तो वो उसको कैटलाइज नहीं कर सकते. तो एंजाइम्स को हम डिफाइन करेंगे. एंजाइम्स क्या हैं? दे आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, यानी हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस बट डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते. इसका मतलब ये है कि सपोज वी हैव 10 molecules of catalyst are an enzyme. तो आफ्टर द रिएक्शन we will again get the 10 enzymes. 10 enzymes से कोई भी यूज़ नहीं होगा, कोई भी कंज्यूम नहीं होगा. 10 के 10 आपके पास एट द एंड ऑफ द रिएक्शन पड़े रहेंगे. सिर्फ क्या होगा कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम. एंड नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंजाइम्स. तो जिस तरह पहले हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जितने भी है दे आर प्रोटीन इन नेचर ऑफ लार्ज मोलिकुलर वेट. इनका मोलिकुलर वेट यूजुअली लार्ज होता है. और दूसरा क्या है कि राइबोजाइम्स हाउ एवर आर एन एक्सेप्शन बीइंग आरएनए मोलिक्यूल विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी. राइबोजाइम्स जो है वो एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब है कि यानी वो प्रोटीन नहीं है, सिर्फ वो आरएनए मोलिक्यूल से बने हुए होते हैं.
और इनका काम भी वही एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। ये भी रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि बाकी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, जबकि राइबोजाइम किस चीज़ से बना है, आरएनए से। Few enzymes are simple protein and while some are conjugate protein। इसके अलावा जो enzymes हैं वो simple proteins भी हो सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि conjugate protein होंगे। conjugate protein का मतलब ये है कि प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट पोर्शन भी मिला हुआ है या लिपिड पोर्शन भी मिला हुआ है, तो इस तरह के प्रोटीन्स को हम कहेंगे कि ये conjugate proteins हैं। तो ये हो गया है आपका नेचर ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम जो है वो एक्शन कैसे करता है? देखो, सपोज दिस इज एन एंजाइम शोन इन येलो कलर एंड दिस इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब ये है कि जिस चीज़ को वो कैटालाइज करेगा उसको हम कहेंगे कि ये सबस्ट्रेट है। अब हर एक जो एंजाइम है उसका एक अपना एक्टिव साइट होता है और उसी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट और एंजाइम उसी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलते हैं, किसी और जगह पर वो नहीं मिल सकते। सो फर्स्ट स्टेप में दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, और जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है। फिर वो क्या करेगा कि एंजाइम के साथ जब ये सबस्ट्रेट अटैच हो गया है तो वो उसको कैटालाइज कर देगा। जो प्रोडक्ट उसका बनना है वो प्रोडक्ट बना देगा, और जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो दोबारा से उसको रिलीज़ कर देगा। अब देखें, वो जो सबस्ट्रेट पहले कहलाता था और वो एक होल स्पीशी थी, अब वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया है और उसको हम कहेंगे कि नाउ दिस इज़ अ प्रोडक्ट। एंजाइम जो है वो पहले जिस तरह इंटर हुआ था इन द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी गेट द सेम एंजाइम। सो दिस इज़ एंजाइम एक्शन। एंड नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए? प्राइमरी इम्पोर्टेंस तो इसकी यही है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ये स्पीड अप करता है। उनकी कैटालिसिस का काम है एंजाइम्स का। उनके एंजाइम्स के बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन आसानी से नहीं हो सकता। दे आर कैटलिस्ट, दे मेक रिएक्शन ईजियर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड। यानी रिएक्शन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ये इंक्रीज कर देता है, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है when we use enzyme as compared to those reactions in which we do not use enzyme. Next is a catalyst that as catalyst they are not consumed by the reaction, may be used over and over again. दूसरा जो हमने पढ़ लिया है कि एंजाइम सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो एंजाइम में खुद कंज्यूम नहीं होते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें एंजाइम दोबारा से वापस मिल गए और इसको हम ओवर एंड ओवर अगेन यानी दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है कि मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ अनकेटालाइज्ड रिएक्शन। अगर एक अनकेटालाइज्ड रिएक्शन है तो उसके मुकाबले में जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा उसका रेट यानी उसका स्पीड 1000 ऑफ टाइम्स ज़्यादा होगा। इसके अलावा एंजाइम्स शो स्पेसिफिसिटी एंड टू द रिएक्शन दे कंट्रोल। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, जिस तरह पढ़ लिया है कि हर एक सबस्ट्रेट के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए अपना अपना अलग एंजाइम है। जिस तरह प्रोटीन्स हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम है, उनको स्पीड अप करने के लिए। लिपिड्स के लिए अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होगा। लिपिड का जो एंजाइम होगा इट कांट वर्क ऑन द एंजाइम्स व्हिच इन्वॉल्व कार्बोहाइड्रेट और समथिंग एल्स। Similarly, enzymes are very sensitive to their environment, so they can be controlled by adjusting the temperature, pH, or the substrate concentration. Enzymes are highly sensitive. It means that if we change the condition of temperature or pH or substrate concentration, then it will greatly affect the enzyme specificity, the enzyme sensitivity. अगर हम pH में सपोज किसी एंजाइम के लिए pH चाहिए 3, अब अगर ये 3 pH हम चेंज कर दें, हम 4 कर दें या हम 2 कर दें, तो इससे क्या होगा कि वो एंजाइम काम करना छोड़ देगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है फॉर द pH 3, तो वो pH 3 के ऊपर ही काम करेगा। उससे हम pH कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो वो एंजाइम काम करना छोड़ देगा। तो हम क्या कहेंगे कि एंजाइम आर हाईली सेंसिटिव। इसी तरह टेम्परेचर की भी कंडीशन है। अगर कोई एंजाइम काम कर रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो वो इसी पे काम करेगा। इससे हम ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर वो जो एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। Similarly, the last one, enzyme do differ from most other catalysts by being much more specific.
अच्छा, कैटलिस्ट का मैंने बता दिया, जो हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, लेबॉर्ट्री में जो हम रिएक्शंस करते हैं तो उस दौरान जो हम यूज़ करते हैं स्पीड अप करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि कैटलिस्ट है। जबकि यही कैटलिस्ट वन दिस इज़ यूज्ड इन आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, और हमारे बॉडी के अंदर ही यूज़ होता है, तो तब इसको हम कहते हैं कि ये इंजाइम है। अब इंजाइम भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, लेकिन कैटलिस्ट के मुकाबले में इंजाइम क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। वो जो बाहर का कैटलिस्ट है उसमें फिर भी थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो बायो कैटलिस्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, जो सबस्ट्रेट है एग्जैक्ट उसी पे काम करेगा, उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजेस आएंगी तो वो काम नहीं करेगा उसके ऊपर। सो बायो कैटलिस्ट और एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर। तो ये आपका हो गया है नेचर ऑफ एंजाइम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। As we have studied that enzymes are highly specific, so on the basis of on which substrate they are acting, we have different type of enzymes, ठीक है। वो किस टाइप का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप का रिएक्शन वो कैटालाइज कर रहे हैं, इसके बेस पर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड वन इज ट्रांसफेरेज, थर्ड वन इज हाइड्रोलेज, फोर्थ इज आइसोमेरेज, फिफ्थ इज लाइजेज एंड द सिक्स्थ वन इज लाइगेजेज। अच्छा, तो अलग अलग सबको हमने पढ़ना है। फर्स्ट आर ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्या हैं, देखें, these are those enzymes which catalyze oxidation reduction reactions, ऐसे reactions जो कि oxidation और reduction के reactions को catalyze करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपके हो गए हैं ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो तब उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुई है इसमें। सिमिलरली रिडक्शन का क्या मतलब है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो तब हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, ये रिडक्शन है। अब ऑक्सीडोरिडक्टेज की एग्जांपल यहाँ पे आपको एक बताई हुई है, फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। सिमिलरली दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इसमें भी आपको एग्जांपल बताई हुई है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है पाइरूवेट की लैक्टेट में। अब इस टाइम हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा विच इज NaDH। पाइरूवेट में आप देख सकते हैं हेयर वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर उसी ऑक्सीजन के साथ क्या चीज़ अटैच्ड हो गई है, हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे कि ये रिडक्शन है, ठीक है। और वो प्रोसेस, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस टाइप को एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। तो यहाँ पे ये जो आपका एंजाइम यूज हुआ है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, जिसने क्या कर दिया है, पाइरूवेट की रिडक्शन कर दी है इनटू लैक्टेट। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है एंजाइम की वो है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द फंक्शनल ग्रुप among different molecules or between different molecules. If we have two different molecules और उसमें functional group हर एक का different होता है। functional group का मतलब है कि ऐसा कोई group किसी molecule में जो कि उस molecule को अपनी एक अलग property देता है। जिस तरह suppose ये हमारे पास molecule है और इसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर आप देख रहे हैं we have NH3 group. Similarly, in alpha ketaglutarate, we have carbon number 2 we have double bond, carbon bonded to oxygen via a double bond. तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये इसको अपनी महसूस प्रॉपर्टीज दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो NH3 पॉजिटिव की अटैचमेंट है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये एस्पार्टेट को अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे रहा है। अच्छा, अब क्या है कि ट्रांसफेरेज में क्या होगा, अगर एक फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसफेरेजेस है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे हुआ है, देखें, एस्पार्टेट में मौजूद था NH3 ग्रुप और अल्फा कीटोग्लूटारेट में मौजूद है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो when the enzyme aspartate aminotransferase acts on this two substrate, then this amino group is transferred from aspartate to alpha ketaglutarate, and as a result we get oxaloacetate. Now at carbon number 3 we have carbon double bond oxygen instead of NH3 group. Similarly,
glutamate has formed, and glutamate is formed as a result of the transfer of NH3 group from aspartate to alpha ketoglutarate, and now we have NH3 group at the carbon number 2 position of alpha ketoglutarate। और इस तरीके से क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है। NH3 ट्रांसफर हो गया है एस्पार्टेट से अल्फा केटाग्लूटारेट में, जिसके रिजल्ट से आपके पास बन गया है ग्लूटामेट। और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो शिफ्ट हो गया है एस्पार्टेट में, जिसकी वजह से आपके पास बन गया है ऑक्सिलो एसीटेट। तो क्या मतलब हुआ कि जो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज है उसने दो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज नोन एज ट्रांसफेरेज एंजाइम। Similarly, the next one is hydrolases. Hydrolases are those enzymes which catalyze hydrolysis reaction. ऐसे enzymes जो कि hydrolysis reactions को catalyze करते हैं उनको कहा जाता है hydrolases. Hydrolysis reaction वो reaction होते हैं जिसमें addition of water हो, ठीक है। hydro means water और lysis mean breakdown। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। दिस इज वाटर एंड दिस इज द होल मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलाइन। अब वाटर के एडिशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेक डाउन हो गई है इनटू टू मॉलिक्यूल, वन इज एसिटेट एंड द अदर वन इज कोलाइन। तो इस वजह से ये जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है जिसने इस प्रोसेस को कैटालाइज किया है, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को, इस एंजाइम को हम कहेंगे कि ये हाइड्रोलेज है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कौन सा प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ बॉन्ड इज ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें किसी बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है वाटर की एडिशन की वजह से। तो ये आप देख रहे हैं पूरा एक मॉलिक्यूल है, जब वाटर इसमें ऐड हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया दो मॉलिक्यूल में। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर। और इसको कैटालाइज किसने किया? एसिटाइल कोलाइन स्टेरेज ने। सो दिस एंजाइम व्हिच हैज कैटालाइज्ड दिस रिएक्शन, दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इज नोन एज हाइड्रोलेज एंजाइम। ओके नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे जो इसके साथ नीचे लिखी हुई हैं, दिस आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम्स। हाइड्रोलेज की दूसरी एंजाइम, दूसरी एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एस्टर हाइड्रोलेजेस, ठीक है। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द अबव मेंशन्ड एंजाइम। ओके नेक्स्ट इन सीक्वेंस वी हैव द अनदर एंजाइम दैट इज आइसोमेरेज। अच्छा, आइसोमेरेज वो एंजाइम्स होते हैं जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शंस का मतलब ये है कि वो रिएक्शंस जो कि जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, ठीक है। सच टाइप ऑफ टू कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट दे हैव different structural formula, then such two compounds are known as isomers of each other. Suppose this is D-glucose 6-phosphate and this is D-fructose 6-phosphate. Both have same number of carbon, oxygen and hydrogen. इसमें अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करें वो सेम होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अगर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम देखें तो वो डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनका। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है इट इज फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज। इसमें क्या क्या है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो इस वजह से इस एंजाइम को हम कहेंगे कि ये आइसोमेरेज एंजाइम है, ठीक है। ये आपका हो गया है आइसोमेरेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लाइजेस। लाइजेस क्या है? दिस आर दोज एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द एडिशन टू डबल बॉन्ड, एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू अ डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद है, सपोज दिस मॉलिक्यूल हैज डबल बॉन्ड हेयर एट द कार्बन नंबर 3, इसमें अगर वाटर की एडिशन होती है कहाँ पर? इस डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो इसके लिए एंजाइम चाहिए होगा एंड द एंजाइम यूज्ड हियर इज एकोनिटेज। ये एकोनिटेज एंजाइम क्या कर रहा है? इस वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन कर रहा है इन द डबल बॉन्ड। यहाँ पे आइसोसिट्रेट में आप देख रहे हैं वो डबल बॉन्ड खत्म हो गया है, उसमें वाटर की एडिशन हो गई है, एक ये हाइड्रोक्सल और एक जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है। So that's why this enzyme which has catalyzed the addition of water into the double bond is known as lyase enzyme। ये जो एकोनिटेज एग्जाम्पल है एंजाइम की, ये कौन सा एंजाइम है? दिस इज लाइज, ठीक है। लाइजेस की फर्दर एग्जाम्पल है कार्बोजाइलेजेस, अल्डिहाइड लाइजेस,
ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ हुआ है, तो उसी के बेस पे हमने इनको नाम भी देना है. एंड देन द लास्ट टाइप ऑफ एंजाइम इज ligases. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एंजाइम ligases, और इसका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स विद एटीपी क्लीवेज. अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है? विद एटीपी क्लीवेज, यानी एटीपी का जो मॉलिक्यूल है, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एटीपी की एडिशन हुई है, एटीपी की ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है, एटीपी की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिजल्ट से हमारे पास बनता है एएमपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड फॉस्फेट ग्रुप इज रिलीज्ड. यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, इट मीन्स के इट हैज़ 3 फॉस्फेट ग्रुप. जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा देन वी विल गेट डाइफॉस्फेट. सिमिलरली व्हेन दिस डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एएमपी मोनोफॉस्फेट, तो इसमें एक फॉस्फेट बच जाता है, अगेन ये फिर रिलीज करेगा सेकेंड फॉस्फेट. अच्छा, तो अब किसी रिएक्शन में अगर ये एटीपी की ब्रेक डाउन इन्वॉल्व है, जिस तरह एल ट्रायोसिन है और टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, और इसके साथ ये एटीपी भी है, तो अब इस रिएक्शन में एटीपी की ब्रेक डाउन इन्वॉल्व है. दिस एटीपी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, प्लस द फॉस्फेट ग्रुप्स आर रिलीज्ड. तो इस रिएक्शन में क्या है? एटीपी की ब्रेक डाउन इन्वॉल्व है, उसकी क्लीवेज इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है ट्रायोसिन टीआरएनए सिंथेसिस, दिस एंजाइम विल बी नोन एज ligases. This will be the example of ligase. Similarly, other examples of ligases are amino acid RNA ligases and so on. और भी मुख्तलिफ किस्म की इनकी एग्जाम्पल है. These are few of them. So this was all about enzymes, its definition and the importance of enzyme and classification of enzymes.